नमस्कार। आज हम खून की जांच से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टेस्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। नाम है कूम्स टेस्ट, या जिसे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन मतलब AHG टेस्ट भी कहते हैं। जी हाँ, और ये टेस्ट 1945 में सामने आया था। कूम्स, रेन्स और मॉरेंट ने इसे खोजा था और इसने वाकई खून से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में बहुत मदद की है। हाँ, जैसे वो ट्रांसफ्यूजन के बाद रिएक्शन क्यों होते हैं, या फिर नए जन्मे बच्चों में कभी-कभी पीलिया क्यों हो जाता है, ये सब समझने में। तो आज का हमारा मकसद है इसी टेस्ट के पीछे का जो विज्ञान है, इसके जो अलग-अलग प्रकार हैं और ये कैसे काम करता है, उसको थोड़ा आसान भाषा में समझना। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल। और हेमेटोलॉजी मतलब खून की बीमारियों का विज्ञान और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इसमें तो इसकी समझ बहुत ही अहम है। इसका जो मुख्य काम है वो उन लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs का पता लगाना है जिनके ऊपर एंटीबॉडी या फिर कॉम्प्लीमेंट नाम के प्रोटीन चिपक गए हों। अच्छा, चिपक गए हों। हाँ, ऐसी कोशिकाओं को हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड, मतलब वो एक तरह से तैयार है या संवेदनशील हो गई हैं। सेंसिटाइज्ड, ये शब्द जरूरी लग रहा है। तो इसको समझने के लिए शायद पहले वो एंटीबॉडीज की बात करनी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप वाली। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, मुख्य रूप से दो तरह की एंटीबॉडीज हैं जो यहाँ मायने रखती हैं, IgM और IgG। IgM और IgG, ठीक है। जो IgM एंटीबॉडी है वो काफी बड़ी होती है, मतलब 5 इकाइयों का एक समूह होती है, पेंटामर कहते हैं। अच्छा, 5 हिस्सों वाली। हाँ, तो अपने बड़े साइज की वजह से ना वो आसानी से दो लाल रक्त कोशिकाओं को पकड़कर उनका गुच्छा बना सकती है। गुच्छा मतलब एग्लूटिनेशन, वो जो हमें दिख जाता है। बिल्कुल, वो सीधे दिख जाता है। लेकिन जो दूसरी है IgG। हाँ, IgG, वो छोटी होती है, अकेली इकाई मतलब मोनोमर। अब ये भी लाल रक्त कोशिका पर जो एंटीजन होता है उससे चिपक तो जाती है, पर छोटी होने की वजह से वो दो कोशिकाओं के बीच इतनी दूरी रखती हैं कि वो अपने आप गुच्छा नहीं बना पाती। अच्छा, तो वो चिपक तो गई, पर हमें दिख नहीं रहा कि कुछ हुआ है। एकदम सही। और बस यहीं पर सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ओके। जब लाल रक्त कोशिकाएं इस छोटी वाली IgG एंटीबॉडी से या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से कोट हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो भी वो गुच्छा नहीं बनाती। इन्हीं कोटेड पर गुच्छा न बनाने वाली कोशिकाओं को हम सेंसिटाइज्ड कहते हैं। हाँ, समझ गया। मतलब एक तरह की छुपी हुई कोटिंग है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, छुपी हुई कोटिंग। और कूम्स टेस्ट इसी छुपी हुई चीज को बाहर लाता है। हाँ, यही कूम्स टेस्ट का जादू है, समझिए। ये खास किस्म का रिएजेंट इस्तेमाल करता है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यानी AHG। AHG। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। आप इसे एक तरह का पुल या ब्रिज समझ सकते हैं। इस AHG रिएजेंट में ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो इंसान के ग्लोबुलिन जैसे कि IgG या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से चिपक सकती हैं। अच्छा। तो जब हम ये AHG रिएजेंट उन सेंसिटाइज्ड कोशिकाओं में डालते हैं जिन पर पहले से IgG चिपकी हुई हैं, हाँ। तो AHG क्या करता है, वो उन IgG मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है जो अलग-अलग कोशिकाओं पर हैं, और ऐसा करके वो उन कोशिकाओं के बीच का जो फासला था उसे पाट देता है। उन्हें करीब ले आता है। हाँ, उन्हें करीब लाकर एक दिखने वाला गुच्छा एग्लूटिनेशन करवा देता है। वाह, मतलब जो पहले छुपा था उसे AHG ने दिखा दिया। बिल्कुल। तो ये AHG रिएजेंट, ये जो पुल है, ये कितने तरह का होता है? क्या इसमें भी वैरायटी है? हाँ, इसमें मुख्य रूप से दो तरह के रिएजेंट होते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस किस चीज को पकड़ सकते हैं। अच्छा। एक होता है पॉलीस्पेसिफिक AHG, पॉली मतलब कई। हाँ, कई। तो ये रिएजेंट इंसान की IgG को भी पकड़ सकता है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा होता है C3D, उसको भी पकड़ सकता है। कभी-कभी इसमें कॉम्प्लीमेंट के कुछ और हिस्सों जैसे C3b, C4b, इनके खिलाफ भी एंटीबॉडी हो सकती हैं। तो ये मतलब ज्यादा चीजें पकड़ता है। हाँ, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसा है। ये बता सकता है कि सेंसिटाइजेशन IgG से है या कॉम्प्लीमेंट से या शायद दोनों से। और दूसरा वाला? दूसरा है मोनोस्पेसिफिक AHG। मोनो मतलब एक। सिर्फ एक? हाँ, ये रिएजेंट सिर्फ एक ही खास चीज को टारगेट करता है। या तो ये सिर्फ एंटी IgG होगा, मतलब सिर्फ IgG से जुड़ेगा, या फिर ये सिर्फ किसी खास कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के लिए होगा, जैसे एंटी C3D जो सिर्फ C3D से जुड़ेगा।
तो इससे बिल्कुल पक्का पता चल जाएगा कि कोटिंग किस चीज की है, आईजीजी की या कॉम्प्लीमेंट की। जी हाँ, लैब में आमतौर पर एंटी आईजीजी और एंटी C3D वाले मोनोस्पेसिफिक रिएजेंट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ताकि स्पेसिफिक जानकारी मिल सके। समझ गया। तो हमारे पास ये कमाल का एएचजी रिएजेंट है, पॉलीस्पेसिफिक और मोनोस्पेसिफिक। अब इसको इस्तेमाल करके टेस्ट कैसे करते हैं? मैंने सुना 2 मुख्य तरीके हैं। को से लैब में इस्तेमाल किया जाता है। एक है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट यानी DCT और दूसरा है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट यानी ICT। डीसीटी और आईसीटी, ठीक है। और इनमें जो फर्क है वो इस बात पर है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं और कहाँ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो पहले डायरेक्ट वाले की बात करें, डीसीटी। डायरेक्ट क्यों कहते हैं इसे? इसे डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें सीधे मरीज की लाल रक्त कोशिकाओं को ही जांचते हैं। मरीज की अपनी कोशिकाएं? हाँ बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि क्या वो कोशिकाएं शरीर के अंदर मतलब इन वीवो पहले से ही एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट से कोटेड हैं या नहीं। अच्छा, मतलब क्या सेंसिटाइजेशन मरीज के शरीर में पहले ही हो चुकी है? एकदम सही। क्या वो कोटिंग वहां मौजूद है? तो ये कब पता लगाना जरूरी होता है कि कोशिकाएं शरीर में कोटेड हैं? ये तब जरूरी होता है जब हमें शक हो कि शरीर के अंदर ही लाल रक्त कोशिकाओं पर किसी तरह का इम्यून अटैक चल रहा है। जैसे सबसे आम उदाहरण है नवजात शिशु में हेमोलिटिक रोग HDN। हाँ, सुना है इसके बारे में। माँ की एंटीबॉडी बच्चे की कोशिकाओं पर। बिल्कुल। या फिर ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, जहां शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही लाल कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। ओह। या फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, किसी को खून चढ़ाया और उसके शरीर ने डोनर की कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली और वो चिपक गई। और कभी-कभी दवाएं भी ऐसा कर सकती हैं। हाँ, कुछ दवाएं भी इस तरह का रिएक्शन करवा सकती हैं कि एंटीबॉडी RBC पर चिपक जाए। तो इन सब स्थितियों में DCT किया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या हुआ फिर? मतलब टेस्ट में करते क्या हैं? सिद्धांत बहुत सीधा है। हम मरीज की लाल रक्त कोशिकाएं लेते हैं खून के नमूने से, फिर उन्हें अच्छे से धोते हैं। वॉशिंग जरूरी है ताकि प्लाज्मा में जो फालतू प्रोटीन वगैरह हैं वो हट जाएं। ठीक है, धो लिया। फिर उन धुली हुई कोशिकाओं में हम सीधे AIG रिएजेंट मिला देते हैं। डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। अब अगर वो कोशिकाएं शरीर के अंदर पहले से ही IgG या कॉम्प्लीमेंट से कोटेड थीं, तो ये AHG रिएजेंट उनसे जुड़ेगा और उन कोशिकाओं को आपस में चिपकाकर गुच्छा बना देगा, एग्लूटिनेशन। और अगर गुच्छा बन गया मतलब DCT पॉजिटिव है? बिल्कुल। पॉजिटिव DCT का मतलब है कि हाँ, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं पर कोटिंग हो रही है, सेंसिटाइजेशन मौजूद है। और लैब में इसे करते कैसे हैं? मतलब क्या-क्या चाहिए होता है? देखिए, बेसिक चीजें चाहिए। टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज मशीन, मरीज के लाल कोशिकाओं का नमूना, AHG रिएजेंट। और वो कंट्रोल सेल्स भी आपने बताई थी? हाँ, कंट्रोल सेल्स बहुत जरूरी हैं और नॉर्मल सलाइन धोने के लिए। प्रक्रिया क्या रहती है? हम पहले मरीज की कोशिकाओं का एक पतला घोल बनाते हैं सलाइन में, लगभग 2 से 5% सस्पेंशन। फिर एक टेस्ट ट्यूब में इस सस्पेंशन की एक बूंद लेते हैं और उसमें 2 बूंद AHG रिएजेंट डालते हैं। मिक्स करके? अच्छे से मिक्स करके करीब 5 मिनट रखते हैं। फिर ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं करीब 1 मिनट के लिए 1000 RPM पर। ओके। सेंट्रीफ्यूज के बाद ट्यूब को धीरे से हिलाकर देखते हैं कि कोशिकाएं नीचे जमी है या गुच्छा बन गया है। अगर गुच्छा दिखा तो पॉजिटिव? हाँ, और अगर गुच्छा नहीं दिखा मतलब नेगेटिव, तो एक और स्टेप करना पड़ता है। वो कंट्रोल वाला? जी हाँ, उसी ट्यूब में जिसमें गुच्छा नहीं बना, हम एक बूंद कंट्रोल सेल्स की डालते हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जिन पर पहले से IgG लगी हुई है। फिर से मिक्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब अगर गुच्छा बन गया तो मतलब टेस्ट सही हुआ था और रिजल्ट नेगेटिव ही है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा AHT रिएजेंट काम कर रहा था, धुलाई वगैरह सब ठीक हुई थी, टेस्ट वैलिड है। और अगर कंट्रोल सेल डालने के बाद भी गुच्छा नहीं बना? तो इसका मतलब टेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ है। हो सकता है AHT रिएजेंट खराब हो या धुलाई ठीक से न हुई हो। उस केस में टेस्ट अमान्य है, इनवैलिड है और उसे दोबारा करना पड़ेगा। समझ गया। तो ये कंट्रोल वाला स्टेप नेगेटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी कंट्रोल है ये। ठीक है, ये तो हुई डायरेक्ट कूम्स टेस्ट की बात, जो शरीर में पहले से हो चुकी सेंसिटाइजेशन को पकड़ता है। अब आते हैं दूसरे वाले पर, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, ICT। ये इनडायरेक्ट क्यों है? इसमें क्या अलग है? ये इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम सीधे मरीज की कोशिकाओं को नहीं जांच रहे। तो फिर हम मरीज के खून का जो तरल हिस्सा है, सीरम या प्लाज्मा, उसे जांच रहे हैं। सीरम को
क्यों? क्योंकि सीरम में ही एंटीबॉडीज तैरती हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मरीज के सीरम में ऐसी छुपी हुई एंटीबॉडीज हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं को सेंसिटाइज कर सकती हैं। अच्छा, कर सकती हैं, मतलब क्षमता दिख रहे हैं। हाँ, और ये सेंसिटाइजेशन हम जानबूझकर टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, इन विट्रो। ओह, अच्छा, तो डीसीटी में सेंसिटाइजेशन पहले से हुई थी या हम टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं ये देखने के लिए कि सीरम में वो ताकत है या नहीं? बिल्कुल सही, यही मुख्य फर्क है। तो इसका इस्तेमाल कब होता होगा? ये तो काफी अलग लग रहा है डीसीटी से। हाँ, इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग स्थितियों में होता है। ये ज्यादातर स्क्रीनिंग के लिए होता है, मतलब भविष्य में कोई गड़बड़ ना हो उसे पहले ही पता लगाने के लिए। जैसे किसी मरीज को खून चढ़ाना है, तो खून चढ़ाने से पहले हम आईसीटी करके देखते हैं कि कहीं मरीज के सीरम में डोनर की कोशिकाओं के खिलाफ कोई एंटीबॉडी तो नहीं है। इसे क्रॉस मैचिंग का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। हाँ, ताकि रिएक्शन ना हो बाद में। बिल्कुल। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में। हाँ, गर्भवती महिला के सीरम की जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं बन गई हैं जो प्लेसेंटा को पार करके बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर सकती हैं और HDN कर सकती हैं। अच्छा, तो ये बच्चे के लिए खतरा पता लगाने के लिए। हाँ, और तीसरा, इसे रूटीन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लड डोनर्स में या कुछ खास तरह के मरीजों में, ये देखने के लिए कि उनमें कोई ऐसी अनियमित एंटीबॉडी तो नहीं है जो भविष्य में दिक्कत दे सकती है। तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव चेक ज्यादा है। हाँ, ये संभावित खतरे का पहले से पता लगाने के लिए है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है? इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें हमें 3 मुख्य चीजें चाहिए। मरीज का सीरम, जिसमें हमें एंटीबॉडी ढूंढनी है। हाँ। दूसरा, हमें चाहिए होती हैं जानी पहचानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें रिएजेंट रेड सेल्स कहते हैं। इनके ऊपर कौन से एंटीजन है ये हमें पता होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल्स। हाँ, और तीसरा वही हमारा AHG रिएजेंट। प्रक्रिया क्या है फिर? इसके कदम थोड़े ज्यादा हैं डीसीटी से। पहला कदम है सेंसिटाइजेशन का। हम एक टेस्ट ट्यूब में मरीज का सीरम लेते हैं और उसमें वो रिएजेंट रेड सेल्स मिलाते हैं। ठीक है। फिर इस मिक्सचर को इंक्यूबेट करते हैं, मतलब एक तय तापमान पर, आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर के लिए रखते हैं, करीब 45-60 मिनट। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान अगर मरीज के सीरम में ऐसी IgG एंटीबॉडी हैं जो उन रिएजेंट सेल्स पर मौजूद एंटीजन से जुड़ सकती हैं, तो वो जाकर उन कोशिकाओं पर चिपक जाएंगी, मतलब कोशिकाएं सेंसिटाइज हो जाएंगी। अच्छा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाँ, बिल्कुल। अब आता है सबसे जरूरी कदम, धुलाई, वॉशिंग। ये वाला डीसीटी में भी था, पर यहाँ ज्यादा जरूरी है। यहाँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सीरम मिलाया था जिसमें बहुत सारे प्रोटीन और एंटीबॉडीज होती हैं। हमें उन सभी फ्री ग्लोबुलिन को हटाना है जो कोशिकाओं से चिपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्री वाली एंटीबॉडीज ट्यूब में रह गईं, तो जब हम बाद में AHG रिएजेंट डालेंगे तो वो AHG इन फ्री एंटीबॉडीज से ही जुड़ जाएगा और बेअसर हो जाएगा। वो फिर सेंसिटाइज कोशिकाओं से जुड़ ही नहीं पाएगा और नतीजा गलत आ जाएगा। हाँ, फॉल्स नेगेटिव, मतलब एंटीबॉडी थी पर टेस्ट नेगेटिव आ गया, क्योंकि AHG पहले ही न्यूट्रलाइज हो गया। इसीलिए कोशिकाओं को 3-4 बार अच्छे से सलाइन से धोना पड़ता है। ठीक है, अच्छी तरह धो लिया। अब उन धुली हुई कोशिकाओं में हम AHG रिएजेंट डालते हैं। ओके। और फिर वही प्रक्रिया, मिक्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं और गुच्छा बनने के लिए देखते हैं। अगर गुच्छा बना तो मतलब आईसीटी पॉजिटिव है, सीरम में एंटीबॉडी थी। बिल्कुल। पॉजिटिव आईसीटी मतलब सीरम में उन खास रिएजेंट सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। और अगर गुच्छा नहीं बना तो फिर से कंट्रोल सेल्स। हाँ, नेगेटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए कंट्रोल सेल्स डालकर टेस्ट की वैलिडिटी चेक करना यहाँ भी उतना ही जरूरी है जितना डीसीटी में था। वाह, मतलब सिद्धांत एक ही है, AHG का इस्तेमाल करके छुपी हुई कोटिंग या रिएक्शन को पकड़ना, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के तरीके कितने अलग-अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी से पता चलता है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं। चलिए एक बार फटाफट समराइज करते हैं इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर, ताकि सुनने वालों को एकदम क्लियर हो जाए। जरूर। तो आसान शब्दों में, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट DCT ये सवाल पूछता है, क्या मरीज की लाल रक्त कोशिकाएं अभी शरीर के अंदर एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट से कोटेड हैं। नमूना लेते हैं, मरीज की कोशिकाएं। हाँ, और मकसद होता है किसी चल रही समस्या का पता लगाना, जैसे HDN या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और इनडायरेक्ट वाला? इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट ICT ये सवाल पूछता है, क्या मरीज के सीरम में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं को टेस्ट ट्यूब में कोट कर सकती हैं। नमूना लेते हैं, मरीज का सीरम और साथ में रिएजेंट सेल्स। बिल्कुल।
और मकसद होता है भविष्य में होने वाली संभावित समस्या के लिए स्क्रीनिंग करना, जैसे खून चढ़ाने से पहले या गर्भावस्था के दौरान। बिल्कुल साफ। डीसीटी देखता है क्या हो चुका है और आईसीटी देखता है क्या हो सकता है। एकदम सही। एक डायग्नोस्टिक ज्यादा है, दूसरा स्क्रीनिंग टूल ज्यादा है। और इसी से इनके इस्तेमाल भी अलग-अलग तय होते हैं। हाँ, डीसीटी बताता है कि इम्यून सिस्टम अभी एक्टिव है कोशिकाओं के खिलाफ। आईसीटी बताता है कि सीरम में वो हथियार, एंटीबॉडी मौजूद हैं या नहीं जो भविष्य में एक्टिव हो सकते हैं। तो यह थी कूम्स टेस्ट की पूरी कहानी। कैसे ये छोटी ना दिखने वाली आईजीजी एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट के राज खोलता है और खून से जुड़ी कितनी गंभीर बीमारियों के निदान और उनकी रोकथाम में मदद करता है। हाँ, वाकई में हेमेटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली और ज़रूरी उपकरण है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारी आज की चर्चा से ही निकलती है। हाँ। हमने बात की थी पॉलीस्पेसिफिक और मोनोस्पेसिफिक एएजी रिएजेंट की। पॉली वाला आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट दोनों पकड़ता है, मोनो वाला सिर्फ एक। अब ये सोचिए कि लैब में या डॉक्टर कभी फैसला लेते होंगे कि उन्हें सिर्फ एंटी आईजीजी वाला मोनोस्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना है, और कब उन्हें लगता होगा कि पॉलीस्पेसिफिक बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ? इस चुनाव के पीछे का जो लॉजिक है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सेंसिटाइजेशन के असली कारण को कितनी गहराई से जानना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ आईजीजी की वजह से हो रहा है या उसमें कॉम्प्लीमेंट भी शामिल है? अच्छा। ये सवाल हमें सिर्फ कूम्स टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से आगे ले जाता है और उसके नतीजों के जो क्लिनिकल मायने हैं उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। ये एक दिशा है आगे सोचने के लिए।